नवंबर की एक सर्द रात, बूढ़ा बैंकर वर्षों पुरानी एक खतरनाक शर्त को याद करते हुए अपने स्टडी रूम में बेचैनी से टहल रहा था। 15 साल पहले एक पार्टी में एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने इंसानी नैतिकता और जीवन के मूल्य को चुनौती दी। चर्चा से शुरू हुआ एक विवाद, और यह विवाद खत्म हुआ एक घातक शर्त पर। क्या एक इंसान 15 साल तक पूरी तरह एकांत में रह सकता है? क्या लालच, ज्ञान और त्याग का यह संघर्ष किसी नतीजे पर पहुंच सका? एंटोन चेखव की इस अद्भुत कहानी में छुपा है जीवन, मृत्यु और इंसानी इच्छाओं का गहरा सत्य। पैसा और ज्ञान का मोह जीवन के सच्चे अर्थ को कैसे नष्ट कर सकता है? मैं पढ़ने प्रसून आपको लेकर चलूंगा इस असाधारण कहानी की गहराइयों में। अंत तक सुनिए, देखिए और सोचिए। क्या आप भी ऐसी शर्त लगा सकते हैं? यह नवंबर की एक अंधेरी रात थी। बूढ़ा बैंकर अपने स्टडी रूम में इधर उधर टहल रहा था और याद कर रहा था कि कैसे 15 साल पहले उसने नवंबर की एक शाम को पार्टी दी थी। वहाँ कई लोग आए थे और दिलचस्प बातें हुई थी। दूसरी बातों के अलावा उन्होंने मृत्युदंड के बारे में भी चर्चाएं की थी। अधिकांश लोग, जिनमें कई पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग भी शामिल थे, का मानना था कि मृत्युदंड जैसी सजा अनैतिक और ईसाई राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। कुछ लोगों की राय तो यह थी कि मृत्युदंड खत्म कर उसके स्थान पर हर जगह आजीवन कारावास होना चाहिए। मैं नहीं मानता, उनके मेजबान बैंकर ने कहा। हालांकि ऑब्वियसली मुझे कभी ऐसी सजा यानी मृत्युदंड या आजीवन कारावास से गुजरना नहीं पड़ा है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो भाई मैं तो कहूँगा कि मृत्युदंड आजीवन कारावास की तुलना में अधिक नैतिक और अधिक मानवीय है। मृत्युदंड तो एक व्यक्ति को तुरंत मार देता है, लेकिन आजीवन कारावास उसे धीमी मौत मारता है। अब वह कौन सा जल्लाद अधिक दयालु होगा? वह जो आपको चंद मिनटों में मौत की नींद सुला दे, या वह जो कई वर्षों में आपकी जान लेता हो? दोनों ही बराबर अनैतिक हैं, मेहमानों में से एक ने कहा, क्योंकि एक तरह से दोनों ही तो जीवन ही छीन रहे हैं। राज्य कोई ईश्वर तो है नहीं, जिसको चाहे जिंदगी दे दे और जिससे चाहे जिंदगी ले ले। राज्य वह कैसे छीन सकता है जिसे वह वापस नहीं ला सकता? मेहमानों में एक युवा वकील भी था जो लगभग 25 साल का था। जब उससे उसकी राय पूछी गई तो उसने कहा कि मेरी नज़र में तो मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों ही समान रूप से अनैतिक हैं, लेकिन अगर मुझे मृत्युदंड और आजीवन कारावास के बीच किसी को चुनना पड़े तो मैं निश्चित तौर पर आजीवन कारावास ही चुनूंगा। किसी भी तरह जीना बिल्कुल ना जीने से तो बेहतर ही है। एक हॉट टॉक शुरू हो चुकी थी। बैंकर उन दिनों जवान, अमीर और चुनौती स्वीकार करने वाला इंसान था। वह अचानक उत्तेजना में बह गया। उसने अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर दे मारी और युवक पर चिल्लाया, यह बिल्कुल गलत है। मैं तुमसे $2 मिलियन की शर्त लगा सकता हूं कि तुम 5 साल भी अकेले कारावास में नहीं रह पाओगे। क्या तुम सच में शर्त लगाते हो? युवक वकील भी जोश में था। उसने कहा, चलो मैं भी तैयार हूं, लेकिन मैं 5 क्या बल्कि 15 साल के लिए भी तैयार हूं। 15? ओके डन, बैंकर चिल्लाया। सज्जनों, मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूं। ठीक है, तुम अपने 2 मिलियन की शर्त लगाओ और मैं अपनी आजादी दांव पर लगाता हूं, युवा वकील ने कहा। और इस तरह यह अजीब सी शर्त लग गई।
बिगड़ैल बैंकर जिसके पास लाखों डॉलर थे शर्त पर बहुत खुश हुआ। रात के खाने पर उसने युवा वकील का मजाक उड़ाया और कहा, युवक, अभी भी समय है, तुम शर्त से पीछे हट सकते हो। मेरे लिए 2 मिलियन एक छोटी सी बात है, लेकिन तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे 3 या 4 साल खो रहे हो। मैं 3 या 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। और यह मत भूलो, अपनी मर्जी से स्वीकार किया गया बंदी जीवन मजबूरी के बंदी जीवन से अधिक कठिन होता है, खासकर जब हमें यह पता हो कि हम किसी भी समय आजादी की हवा में सांस ले सकते हैं। तो यही विचार जीवन को जहर बना देता है। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। और अब आज का दिन है। बैंकर उदासी और उलझन के साथ इधर उधर टहलते हुए अपने विचारों में डूब गया। उसने खुद से सवाल किया, उस शर्त का उद्देश्य क्या था? क्या यह किसी बड़े सत्य का खुलासा कर सकता है? क्या एक आदमी के जीवन के 15 साल छीन लेना और मेरे 2 मिलियन बर्बाद कर देना किसी लाभ का प्रमाण हो सकता है? क्या इससे यह सिद्ध होता है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से बेहतर है या बदतर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यह सब तो महज बेतुकी और व्यर्थ की सनक थी। मेरी ओर से एक अमीर मनमौजी आदमी की निरर्थक जिद और उसकी ओर से सिर्फ पैसों के लिए लालच। बैंकर के मन में फिर से वो शाम जीवंत हो उठी जब यह बेतुकी सी शर्त अमल में लाए जाने की शुरुआत हुई थी। तय हुआ कि युवक को अपने जीवन के 15 साल बैंकर के बगीचे में बने एक विशेष लॉज में कठोर निगरानी में बिताने होंगे। यह पक्का किया गया कि वह इन वर्षों में न तो लॉज की दहलीज पार करेगा, न किसी इंसान को देखेगा, न किसी की आवाज़ सुनेगा और न ही किसी चिट्ठी या अखबार से बाहरी दुनिया की कोई जानकारी पाएगा। हालांकि उसे कुछ आज़ादी दी गई थी। उसे संगीत के वाद्य यंत्र रखने, किताबें पढ़ने, चिट्ठी लिखने, शराब पीने और धूम्रपान करने की छूट थी। बाहरी दुनिया के साथ उसका इकलौता संपर्क लॉज की दीवार में बने एक छोटी सी खिड़की थी। जो भी वह चाहता, किताबें, वाद्य यंत्र, शराब या कोई और चीज, उसकी मांग लिखित रूप में कर सकता था और यह सब उसे उसी छोटी सी खिड़की के जरिए दी जाती थी। समझौते में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। यह सुनिश्चित किया गया कि युवक का यह कारावास पूरी तरह अकेले में बीते और वह 15 साल का यह समय बगैर किसी दखल के पूरा करे। यह शर्त 14 नवंबर 1870 को रात के 12 बजे से लागू हुई और इसे 14 नवंबर 1885 को रात के 12 बजे समाप्त होना था। समझौते के मुताबिक युवक की ओर से शर्त तोड़ने का कोई भी प्रयास, चाहे अंत से केवल 2 मिनट पहले ही क्यों ना हुआ हो, बैंकर को 2 मिलियन की भारी रकम अदा करने की जिम्मेदारी से आजाद कर देता। अपनी कैद के पहले साल में कैदी ने तन्हाई और गहरे गम की तकलीफ सही। उसके कमरे से हर वक्त पियानो की आवाज आती रहती थी, जैसे वो अपने दर्द को संगीत में ढाल रहा हो। उसने शराब और तंबाकू को सख्ती से ठुकरा दिया। उसने लिखा, शराब ख्वाहिशें को बढ़ाती है और ख्वाहिशें कैदी की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। इस दौरान उसने मोहब्बत की पेचीदा कहानियां, हैरतअंगेज किस्से और कल्पना की दुनिया में गोते लगाने वाली कहानियां पढ़कर अपना वक्त गुजारने की कोशिश की। दूसरे वर्ष लॉज से पियानो की आवाज पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। कैदी ने अब सिर्फ क्लासिक साहित्य की मांग की, जैसे उसने अपने भीतर की बेचैनी को शांति और गहराई से भरने की कोशिश शुरू कर दी हो। 5वें वर्ष में लॉज से फिर से संगीत की धुनें गूंजने लगी और कैदी ने शराब की मांग की। खिड़की से उसे देखने वालों ने बताया
कि इस पूरे साल अपने खाने पीने और अपने बिस्तर पर लेटे रहने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। वह अक्सर जम्हाई लेता, गुस्से में खुद से बातें करता और एक अजीब सी बेचैनी में डूबा रहता। इस दौरान उसने किताबें छुई तक नहीं। कभी कभी रात के सन्नाटे में वह लिखने के लिए बैठता और घंटों तक लिखता रहता, लेकिन सुबह होते ही उसने जो कुछ लिखा होता उसे फाड़ कर फेंक देता। कई बार उसे चुपके से आंसू बहाते और रोते हुए सुना गया। उसकी स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो अपने ही विचारों और भावनाओं से जूझ रहा हो। छठे साल के आखिरी हिस्से में कैदी ने अपनी जिंदगी में एक नई राह अपनाई। उसने जोशो खरोश के साथ भाषाओं, दर्शन और इतिहास का गहराई से अध्ययन शुरू किया। ऐसा लगता था जैसे अब वह बाहरी दुनिया के मोह से पूरी तरह कट चुका हो और सिर्फ ज्ञान ही उसका मकसद बन गया हो। कैदी ने अपने आप को इन तालीमात में इतनी शिद्दत और लगन के साथ झोंक दिया कि बैंकर को उसकी हर मांग पूरी करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उसकी दिलचस्पी और लगन का आलम यह था कि वह एक के बाद एक किताबों की फरमाइशें करता रहा। अगले 4 सालों में उसकी मांग पर लगभग 600 किताबें खरीदी गईं। यह किताबें दुनिया के बेहतरीन साहित्य, इतिहास की अहम घटनाओं, दर्शन की पेचीदगियों और भाषाओं से संबंधित थीं। उसकी बेपनाह तलब यह बताने के लिए काफ़ी थी कि अब उसके लिए किताबें ही उसकी सबसे बड़ी दौलत और सुकून का जरिया बन चुकी थी। हर नई किताब के साथ वह नए ख्यालात और नए जहान से वाकिफ होता जा रहा था। उसके इस जज्बे और जिद ने यह जाहिर कर दिया कि कैद की शक्तियां उसके शरीर को बांध सकती हैं, मगर उसके दिमाग और रूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसी दौरान बैंकर को कैदी से एक खत मिला जो उसकी मेहनत और ज्ञान की गहराई का सबूत था। खत में लिखा था, मेरे प्रिय जेलर, मैं ये चंद पंक्तियां आप तक 6 भाषाओं में भेज रहा हूं। इन्हें उन लोगों को दिखाएं जो इन जबानों को समझते हैं। उन्हें ध्यान से पढ़ने दें। अगर वो इसमें कोई भी गलती ना निकाल सकें तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि बाग में एक गोली चला दें। वो गोली मुझे ये यकीन दिलाएगी कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। हर दौर और हर मुल्क के काबिल लोग अलग अलग जुबानें बोलते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक ही तरह की आग जलती है। काश आप ये जान पाते कि इन्हें समझने की सलाहियत हासिल करके मेरी रूह को कितनी बड़ी खुशबू और सुकून हासिल हुआ है। इस खत ने न सिर्फ कैदी की तालीम और मेहनत को जाहिर किया, बल्कि उसकी उस रूहानी खुशी को भी बयान किया जो उसने ज्ञान के जरिए पाई थी। उसके लिए ये इल्म उसका सबसे बड़ा सुकून और आज़ादी बन चुका था। कैदी की इच्छा पूरी हुई। बैंकर ने बगीचे में 2 गोलियां चलाने का आदेश दिया। 10वें साल के बाद कैदी ने अचानक अपना रवैया बदल लिया। अब वह मेज पर घंटों शांत बैठा रहता और सिर्फ गॉस्पेल पढ़ता। बैंकर को यह बहुत अजीब लगा कि वही शख्स जिसने 4 साल में 600 मुश्किल और विद्वानों वाली किताबों को समझ लिया था, अब एक पतली और आसान किताब पर पूरा साल बर्बाद कर रहा था। गॉस्पेल के बाद कैदी का झुकाव धर्मशास्त्र और धर्म की इतिहास की ओर बढ़ा। ऐसा लगता था जैसे वह ज्ञान के सबसे गहरे और आध्यात्मिक पहलुओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। बैंकर के लिए यह सब समझना मुश्किल था, लेकिन इस बदलाव से कैदी की जद्दोजहद और रूहानी सफर साफ झलक रहा था। अपने कारावास के आखिरी 2 वर्षों में कैदी ने एक अजीब और बेचैन करने वाला व्यवहार अपनाया। उसने हर तरह की किताबें बिना किसी पसंद या भेदभाव के बड़े उत्साह से पढ़ी।
कभी वह प्राकृतिक विज्ञानों में गहराई से डूबा होता तो कभी बायरन या शेक्सपियर की कृतियों को पढ़ने की मांग करता। उसके लिखे नोट इस बात का सबूत थे कि वह एक ही समय में रसायन विज्ञान की किताबें, चिकित्सा से जुड़ी पुस्तिकाएं, उपन्यास और दर्शन या धर्मशास्त्र के ग्रंथ मंगवाता था। उसका यह तरीका किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता था जो एक डूबते जहाज के मलबे के बीच समुद्र में संघर्ष कर रहा हो और अपनी जान बचाने के लिए कभी एक लकड़ी के टुकड़े को तो कभी दूसरे को लालच से पकड़ रहा हो। उसकी यह पठन यात्रा ज्ञान की गहरी तलाश कम और मानसिक अशांति का प्रतिबिंब अधिक लगती थी, मानो वह हर दिशा में उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा हो लेकिन कोई स्पष्ट समाधान नहीं पा रहा हो। बूढ़े बैंकर के दिमाग में बीते हुए सालों की स्मृतियां उमड़ पड़ी। उसने सोचा कल ठीक 12 बजे वह अपनी आज़ादी वापस पा लेगा और समझौते के मुताबिक मुझे उसे $2 मिलियन का भुगतान करना होगा। लेकिन अगर मैं यह रकम चुका दूं तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। 15 साल पहले जब यह शर्त लगा था उसके लिए लाखों डॉलर महज एक संख्या थी, उसकी कल्पना से परे। लेकिन अब हालात इतने बदल चुके कि वह खुद से यह सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उसकी संपत्ति ज्यादा है या उसके कर्ज। स्टॉक एक्सचेंज में जुआ और बेतहाशा सट्टेबाजी ने, जिसे वह अपनी बढ़ती उम्र में भी नहीं छोड़ पाया, धीरे धीरे उसकी दौलत को खत्म कर दिया था। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो कभी गर्वित, निडर और आत्मविश्वासी करोड़पति था, लेकिन अब एक साधारण बैंकर में तब्दील हो चुका था। हर छोटे से छोटे निवेश का उतार चढ़ाव उसे परेशान कर देता था। उसकी कभी न झुकने वाली हिम्मत और धैर्य वक्त के साथ खत्म हो चुके थे और अब वह अपने पुराने फैसलों पर पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। शापित शर्त। बूढ़ा आदमी हताशा में अपने सिर को थामते हुए बुदबुदाया। वह आदमी मर क्यों नहीं गया? वह अभी केवल 40 साल का है। वह मुझसे मेरा आखिरी पैसा भी छीन लेगा, अपनी जिंदगी का आनंद उठाएगा, शादी करेगा और एक्सचेंज पर जुआ खेलेगा, जबकि मैं एक टूटा हुआ और ईर्ष्या से भरा हुआ इंसान उसे देखता रहूंगा। हर दिन वह मुझे कहेगा, मैं अपनी जिंदगी की खुशी के लिए तुम्हारा ऋणी हूं, और वह मुझसे कहेगा कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। नहीं, यह मेरी बर्दाश्त के बाहर है। मैं ये अपमान, दिवालियापन और शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। अगर इससे बचने का कोई तरीका है तो वह यह है, सिर्फ उस आदमी की मौत। यह कहते हुए बैंकर की आंखों में क्रूरता और डर का मिला जुला भाव आ गया। उसके विचार अब नफरत और स्वार्थ की गहराई में डूब चुके थे, मानो उसका मन इस कठिनाई से निकलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। 3 बज चुके थे। बैंकर ने घड़ी की धीमी टिक टिक सुनी और महसूस किया कि घर में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था। बाहर की सर्द रात में सिर्फ पेड़ों की ठंडी सरसराहट गूंज रही थी, जो सन्नाटे को गहरा बना रही थी। बिना किसी आवाज किए उसने अपनी तिजोरी खोली और वह चाबी निकाली जो 15 साल से इस्तेमाल नहीं हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने अपना भारी ओवरकोट पहना, एक लंबी सांस ली और धीमे कदमों से घर से बाहर निकल गया। सर्द रात की ठंडक उसकी चमड़ी से टकरा रही थी, लेकिन उसके मन में उठते विचार और इरादे इससे कहीं ज्यादा सर्द और भारी थे। हर कदम उसे उस दरवाजे की ओर ले जा रहा था जो अब तक न सिर्फ बंद था, बल्कि उन अंधेरे विचारों का भी
गवाह बनने वाला था जो उसके भीतर पल रहे थे। बगीचे में घना अंधेरा छाया हुआ था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं और एक ठंडी कटीली हवा बगीचे में घूमती हुई चीख रही थी, मानो पेड़ों को झकझोर कर चैन नहीं लेने देना चाहती हो। बैंकर ने अपनी आंखें जोर से मली, लेकिन घुप अंधेरे में उसे न तो जमीन दिखाई दी, न सफेद मूर्तियां, न लॉन और न ही पेड़। भारी मन से वह लॉज के पास पहुंचा और 2 बार चौकीदार को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि चौकीदार इस मौसम से बचने के लिए कहीं पनाह ले चुका हो और शायद अब रसोई या ग्रीन हाउस के किसी कोने में गहरी नींद में सो रहा हो। बैंकर ने एक पल रुककर अपने भीतर उमड़ते विचारों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बागीचे की खामोशी और हवा की आवाजें उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। अंधेरे में उसने सीढ़ियों और दरवाजों को टटोलते हुए रास्ता ढूंढा और लॉज के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। धीरे धीरे उसने दरवाजे को खोला और भीतर कदम रखा। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। टटोलते हुए वह एक छोटे से गलियारे में पहुंचा और कांपते हाथों से माचिस जलाई। माचिस की हल्की रोशनी में उसने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। एक तरफ एक पलंग पड़ा हुआ था, लेकिन उस पर कोई बिस्तर नहीं था। कोने में कच्चे लोहे का चूल्हा अंधेरे में ठंडा और वीरान पड़ा हुआ था। कैदी के कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे पर लगी सीलें अभी भी ज्यों की त्यों थी। बूढ़े आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह न केवल कैदी से बल्कि खुद से भी कुछ छिपा रहा हो। जब माचिस बुझ गई, बूढ़ा आदमी भावनाओं के भारी बोझ से कांपता हुआ कमरे की छोटी खिड़की से भीतर झांका। कैदी के कमरे में एक मोमबत्ती की हल्की सी लौ टिमटिमा रही थी, जिससे एक धीमा और उदास उजाला फैल रहा था। कैदी मेज पर बिल्कुल स्थिर बैठा था। खिड़की से उसकी पीठ, सिर के बाल और हाथों की हल्की झलक दिख रही थी। उसके चारों ओर किताबें बिखरी हुई थी, कुछ मेज पर, कुछ आराम कुर्सियों पर और कुछ कालीन पर खुली हुई पड़ी थी। 5 मिनट तक बैंकर ने उसे देखा, लेकिन कैदी में कोई हरकत नहीं हुई। 15 साल की कैद ने उसे एक अजीब सी स्थिरता और धैर्य सिखा दिया था। बैंकर ने खिड़की पर अपनी उंगलियों से हल्का सा थपथपाया, लेकिन कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर बाद बैंकर ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए दरवाजे की सील को धीरे धीरे तोड़ा। उसने कांपते हाथों से चाबी को ताले में डाला। जंग लगे ताले से खड़खड़ाहट की आवाज निकली और दरवाजा भारी चरमराहट के साथ खुल गया। कमरे में घुसते ही बैंकर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी हर सांस भारी होने लगी। यह क्षण निर्णायक था, न केवल कैदी के लिए बल्कि उसके अपने जीवन के लिए भी। बैंकर ने दरवाजा खोलते ही कदमों की आवाज और आश्चर्य की चीख सुनने की उम्मीद की थी, लेकिन 3 मिनट बीत गए और कमरे में वही गहरी शांति रही। अंदर का दृश्य स्थिर था, मानो समय ने अपनी गति रोक दी हो। उसने साहस जुटाकर कमरे में कदम रखा। मेज पर बैठा व्यक्ति साधारण इंसानों से बिल्कुल अलग लग रहा था। वह एक कंकाल की तरह दुबला पतला था, जिसकी हड्डियों पर केवल त्वचा चढ़ी हुई थी। उसके लंबे घुंघराले बाल और झबरीली दाढ़ी ने उसे एक रहस्यमय रूप दे दिया था। उसका चेहरा मरना सन्न जैसा पीला और मिट्टी की सी आभा लिए था।
गाल भीतर धंसे हुए थे, पीठ पतली और झुकी हुई, और वह हाथ जिस पर उसका सिर टिका हुआ था इतना नाजुक और पतला था मानो उसे छूते ही वह टूट जाएगा। वह व्यक्ति गहरी नींद में था। उसका सिर मेज पर झुका हुआ था और उसकी सांसें धीमी थी, मानो वह अपने अंदर किसी गहन शांति में डूबा हुआ हो। उसके सिर के सामने पर एक कागज की शीट पड़ी हुई थी। उस शीट पर सुंदर, साफ और परिश्रमी लिखावट में कुछ लिखा गया था, मानो वह व्यक्ति अपनी आत्मा के सबसे गहरे विचारों को व्यक्त करना चाहता हो। बेचारा वकील, बैंकर ने मन ही मन सोचा। वह गहरी नींद में है और शायद करोड़ों की दौलत के सपने देख रहा है, और मुझे क्या करना है? बस इस आधे मरे हुए आदमी को उठाना है, उसे बिस्तर पर फेंकना है और तकिए से उसका दम घोंट देना है। सबसे कुशल और अनुभवी विशेषज्ञ भी उसकी मौत में कोई हिंसा का निशान नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अपने विचारों के इस भयावह मोड़ पर बैंकर का ध्यान उस कागज की ओर गया जो मेज पर रखा था। उसने खुद से कहा, पहले यह देखना चाहिए कि उसने लिखा क्या है यहां पर। बैंकर ने धीरे धीरे कांपते हाथों से कागज को उठाया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और उसके मन में भय और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। कागज पर लिखे शब्दों में उस कैदी की आत्मा की गहराइयां और विचारों की यात्रा छुपी हुई थी, जिन्हें पढ़ने के लिए बैंकर खुद को नहीं रोक पाया। और बैंकर ने मेज से पन्ना उठाया और पढ़ना शुरू किया। कल 12 बजे मैं अपनी आज़ादी और दूसरे लोगों से मिलने जुलने का अधिकार वापस पा लूंगा, कैदी ने लिखा। लेकिन उससे पहले इस कमरे से बाहर निकलने और धूप देखने से पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बैंकर ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें हर शब्द पर टिक गईं। मैं यह बात पूरी ईमानदारी और साफ विवेक के साथ कहता हूं, जैसे कि ईश्वर के सामने खड़ा हूं जो मेरी आत्मा को देख रहा है। मैं आज़ादी, जीवन, स्वास्थ्य और उन सभी चीज़ों से गहरी घृणा करता हूं जिन्हें तुम्हारी किताबों में दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ें कहा गया है। इन शब्दों में न केवल गहरी करवाहट थी, बल्कि आत्मा की पीड़ा और जीवन के प्रति एक नई समझ की झलक भी थी। बैंकर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 15 साल की कैद, जो उसे हमेशा लालच या पश्चाताप का प्रतीक लगती थी, कैदी के लिए इतना अलग, इतना गहरा और इतना असाधारण अनुभव बन जाएगी। 15 वर्षों से मैंने सांसारिक जीवन का गहराई से अध्ययन किया है, कैदी ने आगे लिखा। यह सच है कि मैं इन वर्षों में न तो धरती देखी है, न ही मनुष्यों से मिला हूँ, लेकिन तुम्हारी किताबों के जरिए मैंने वह सब अनुभव किया है जो बाहर की दुनिया में होता है। मैंने सुगंधित शराब का स्वाद लिया है, मैंने गीत गाए हैं और कल्पना में जंगलों में हिरणों और जंगली सुअरों का शिकार किया है। मैंने स्त्रियों से प्रेम किया है और उन अलौकिक सुंदरियों को देखा है जो बादलों की तरह लहराती हुई तुम्हारे कवियों और कलाकारों की रचनाओं से जीवंत होकर मेरे पास आई। उनकी अद्भुत उपस्थिति ने रात के सन्नाटे में मुझसे बातें की। उन्होंने मेरे कानों में ऐसी कहानियां फुसफुसाईं जिन्होंने मेरी आत्मा को झकझोर दिया और मेरे दिमाग को अजीब खुमार में डाल दिया। तुम्हारी पुस्तकों के जरिए, कैदी ने आगे लिखा, मैंने एल्बुर्ज और माउंट ब्लांक की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है। वहां से मैंने सूरज को उगते देखा है और शाम को इसे आसमान, समुद्र और पहाड़ों की चोटियों को सोने और लाल रंग से रंगते देखा है। मैंने बिजली को अपने सिर के ऊपर चमकते और तूफानी बादलों को चीरते हुए देखा है। मैंने हरे भरे जंगल, लहराते खेत, शांत नदियां, गहरी झीलें और चहल पहल से भरे शहर देखे हैं।
मैंने जलपरियों के गीत सुने हैं और चरवाहों की बांसुरी की मधुर धुनों का आनंद लिया है। मैंने उन सुंदर शैतानों के पंख छुए हैं जो मुझसे बात करने के लिए आसमान से नीचे उड़ते हैं। तुम्हारी किताबों ने मुझे वह अनुभव कराया है जो असल जिंदगी में शायद असंभव होता। मैंने खुद को अथाह गड्ढों में फेंक दिया है, चमत्कार किए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, शहरों को आग के हवाले किया है, नए धर्मों का प्रचार किया है और संपूर्ण राज्यों को जीत लिया है। तुम्हारी किताबों ने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया है। कैदी ने लिखा, मनुष्य के अशांत विचारों और प्रयासों ने युगों में जो कुछ भी रचा है वह सब अब मेरे मस्तिष्क में एक छोटे से कंपास की तरह संकुचित हो गया है। मैं उन सभी महान उपलब्धियों, विचारों और ज्ञान का सार अपने भीतर समेटे हुए हूं। उसने आगे कहा, मुझे अब यह एहसास है कि मैं तुम सभी से अधिक बुद्धिमान हूं। मैंने किताबों के माध्यम से उस सत्य को समझा है जिसे दुनिया के अधिकतर लोग अपने पूरे जीवन में नहीं जान पाते। मैंने जीवन, मृत्यु, प्रेम, घृणा, शक्ति और धर्म सबका गहराई से अध्ययन किया है। तुम्हारी किताबों ने मुझे सीमाओं से परे सोचने और अनुभव करने की शक्ति दी है और मैं अब तुम्हारी पुस्तकों का तिरस्कार करता हूँ। कैदी ने आगे लिखा, मैं ज्ञान और इस दुनिया के तथाकथित आशीर्वादों का तिरस्कार करता हूँ। यह सब बेकार है, क्षणभंगुर, भ्रामक और एक मृग तृष्णा के सिवा कुछ भी नहीं। उसके शब्दों में एक तीखा सत्य था। तुम गर्व कर सकते हो, बुद्धिमान और नेक हो सकते हो, लेकिन मृत्यु एक दिन तुम सभी को मिटा देगी, ठीक वैसे ही जैसे जमीन के नीचे बिल बनाने वाले चूहों को मिटा देती है। तुम्हारी संतानें, तुम्हारा इतिहास और तुम्हारी महानतम प्रतिभाएं, यह सब उस सांसारिक दुनिया के साथ खत्म हो जाएंगी। यह सब या तो जल जाएगा या ठंडी राख में तब्दील हो जाएगा। तुमने अपना विवेक खो दिया है और एक गलत रास्ता चुन लिया है। कैदी ने लिखा, तुमने झूठ को सत्य और घिनौनेपन को सुंदरता मान लिया है। तुम्हारे विश्वास और दृष्टि में इतनी विकृति है कि मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। उसने आगे कहा, तुम चकित हो जाओगे अगर किसी अजीबोगरीब घटना के कारण सेब और संतरे के पेड़ों पर फलों की जगह मेढक और छिपकलियां उगने लगें, या गुलाब अचानक पसीने से तर घोरी की तरह महकने लगे। और ठीक उसी तरह मैं तुम पर चकित हूं, जो स्वर्ग को धरती से बदल देते हो, जो अनंत सत्य को क्षणिक सुख के लिए त्याग देते हो। मैं तुम्हें समझना नहीं चाहता। उसने लिखा, तुम्हारे विचार और विश्वास मेरे लिए अजीब और अस्वाभाविक हैं, और यह साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे जीने के तरीके से कितनी घृणा करता हूं, कैदी ने लिखा, मैं उन 2 मिलियन को त्याग देता हूं जिनके बारे में मैंने कभी स्वर्ग जैसे सपने देखे थे, लेकिन जिनसे अब मैं गहरी घृणा करता हूं। उसने आगे लिखा, अपने आप को उस धन के अधिकार से वंचित करने के लिए मैं तय समय से 5 घंटे पहले इस कमरे को छोड़ दूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और इस तरह हमारे बीच का समझौता तोड़ दूंगा। जब बैंकर ने वह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने पृष्ठ को धीरे से मेज पर वापस रख दिया और उस अजनबी आदमी जो कभी उसका कैदी था के सिर को चूमा। उसका मन गहरे पश्चाताप और भावना से भर उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह थके कदमों से लॉज के बाहर निकल गया। उसने कभी अपने जीवन में खुद के लिए इतनी गहरी अवमानना महसूस नहीं की थी, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब उसने स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बड़े नुकसान झेले थे। वह अपने किए पर पछता रहा था और यह एहसास उसे भीतर से तोड़ रहा था। घर पहुंचकर वह सीधे अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आंसुओं और पछतावे से भरी भावनाएं उसे चैन से सोने नहीं दे रही थीं। कई घंटों तक वह जागता रहा, अपने विचारों में खोया हुआ।
उस कैदी के त्याग और अपने खुद की लालच और स्वार्थ पर सोचता हुआ इस एक रात ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अगली सुबह चौकीदार घबराए हुए आया, पीले चेहरे के साथ दौड़ता हुआ। उसने बैंकर को बताया, साहब, मैंने लॉज में रखने वाले उस आदमी को खिड़की से बाहर बगीचे में चढ़ते, गेट की तरफ जाते और फिर गायब होते हुए देखा। यह सुनकर बैंकर तुरंत नौकरों के साथ लेकर लॉज की ओर दौड़ा। लॉज के अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि कैदी सचमुच भाग चुका था। मेज पर वही चिट्ठी रखी थी जिसमें कैदी ने अपनी 2 मिलियन की इनामी राशि को त्यागने और समय से पहले समझौता तोड़ने की घोषणा की थी। बैंकर ने स्थिति को भांपते हुए चिट्ठी को सावधानी से उठाया ताकि किसी को उस चिट्ठी का पता ना चले। जब वह घर लौटा तो उसने उस चिट्ठी को अपनी तिजोरी में बंद कर दिया, हमेशा के लिए। धन्यवाद।